नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की ओर से मैं PS कुशवाहा, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ई लेक्चर की श्रृंखला में आज अप्लाइड मैकेनिक्स विषय के 6th यूनिट छठे चैप्टर सिंपल मशीन पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, इसलिए इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में यहाँ पर 2/2 लिखा है, यानी दूसरा और अंतिम भाग। ये चैप्टर, ये यूनिट दो हिस्सों में है। तो पहला पार्ट 1/2 है, 1/2। ये दूसरा पार्ट, अंतिम पार्ट 2/2। तो सिंपल मशीन पे हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेट अस सी द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड जो हमारी है, दिस इज अ लिफ्टिंग मशीन। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमें जितनी भी मशीनों का जिक्र करना है, जितनी मशीनों को डिस्कस करना है, ऑल दीज मशीन्स आर लिफ्टिंग मशीन। क्या तात्पर्य लिफ्टिंग मशीन का? लिफ्टिंग का मतलब भार उठाने वाली मशीनों का जिक्र करना है। ये क्रेन हो सकती है, ये लिफ्ट हो सकती है, ये वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली हो सकती है, ये स्क्रू जैक हो सकता है। स्क्रू जैक आपने देखा होगा, कार पंचर हो जाती है या चार पहिया वाहन जब पंचर हो जाता है तो एक स्क्रू जैक निकाल के बॉडी के नीचे लगा के लिफ्ट करते हैं, गाड़ी उठ जाती है, हम टायर को खोल के ठीक कर सकते हैं। स्क्रू जैक ऑल्सो अ वेट लिफ्टिंग मशीन। So there are different types of weight lifting machines are covered in this chapter. कौन कौन सी वेट लिफ्टिंग मशीन आपको फिलहाल पढ़नी है, आपके सिलेबस का जो पार्ट है। We shall confine ourselves with the syllabus. First one is the Western differential pulley. Western differential pulley. हम चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर में एक एक करके इन सब पर। Second one is the simple screw jack. साधारण सा स्क्रू जैक बात करी थी हमने। नेक्स्ट वन इज द वर्म एंड वर्म व्हील। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ दिस मशीन। व्हील एंड व्हील एक्सल, ये भी एक मशीन होती है। सिंगल एंड डबल परचेज विंच और क्रैब, दीज टू आर द मशीन्स विच आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड। आप लोगों ने कभी वर्कशॉप में, अगर आप कभी गए हों जहाँ पे गाड़ी या इस तरह की चीज़ें बनती हैं, वर्कशॉप जहाँ पे होती है चार पहिया वाहन का, तो अगर उसमें देखें तो कभी कभी उनके ओवरहेड क्रेन चलती है और एक जंजीर बंधी रहती है, वहाँ जंजीर से एक वर्कमैन लिफ्ट करते हैं तो इंजन पूरा उठ के आता है और जहाँ ले जाना होता है चला जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ लिफ्टिंग मशीन। आखिर इन सबको पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन सिविल इंजीनियरिंग वी नीड टू यूज़ दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस। सिविल इंजीनियरिंग में कुछ आपने ऐसे मिरेकल्स देखे होंगे, आजकल वीडियो भी हम लोग देखते हैं कि कभी कोई स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को जिस पे हम सहारा देते हैं, दैट इज़ द स्क्रू जैक। इन मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो अधिक होता है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के विषय में डिटेल में पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। मशीन के द्वारा उठाया जा सकने वाला भार और उस भार को उठाने के लिए हम अपने स्तर से कितना प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का जो अनुपात है उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। हिंदी में बच्चों इसको यांत्रिक लाभ बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ। W/P कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी भार है, नीचे भी भार है। दूसरा, वेलोसिटी रेशियो Y/X। वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। प्रयास के द्वारा किया गया विस्थापन
भार के द्वारा किया गया विस्थापन x, प्रयास का विस्थापन y, भार का विस्थापन x, इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह समझाया था कि है ये विस्थापन का अनुपात, परंतु इसको वेलोसिटी रेशियो क्यों कहते हैं, पिछले लेक्चर में बात ये डिस्कस हो चुकी है। अब W और P के बीच में एक गणितीय संबंध है, W और P के बीच का गणितीय संबंध है। क्या संबंध है? P इज इक्वल टू A W प्लस B। P प्रयास, W लोड, A इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी ग्रेडियंट बनेगा इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c आप मान सकते हैं इसका ग्रेडियंट, एंड B इज द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट टू रन द मशीन विदाउट एनी लोड। यानी अगर आप यहां पे W की वैल्यू 0 कर दें तो क्या होगा, W की वैल्यू 0 कर देंगे तो P की वैल्यू B आ जाएगी। यानी अगर मशीन पे कोई लोड नहीं है और केवल खाली मशीन चलानी है तो कितना आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, उस P की वैल्यू आ जाएगी B। सो B इज सम टाइम attributed to the frictional and inertial losses of the machine। ये गणितीय सूत्र हो गया। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, P। सो दीज आर द टर्म्स विच यू शुड नो। और एक टर्म होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात होता है। आदर्श मशीन है तो एफिशिएंसी की वैल्यू 100% होती है, यानी वैल्यू जब यूज करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर आदर्श नहीं है, क्योंकि सभी मशीनें वास्तविक मशीन है, कोई मशीन आदर्श नहीं है, तो उसका मैकेनिकल जो उसका ये एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी 1 से कम हो जाएगी। तो ये फार्मूले में है। तो मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P, वेलोसिटी रेशियो Y अपॉन X। ये जो फार्मूला यहां पे लिखा है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन, एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये सब बातें इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है। और मेरी सलाह है, क्योंकि इनका हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल आगे करेंगे, तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो, तब आपको ये चीज़ें बेहतर समझ में आएंगे। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन्स, and these lifting machines are, once again we say, Western differential pulley, simple screw jack, worm and worm wheel, wheel and axle, single and double purchase, winch or crab. Let us see each one of them one by one. The first one is Western differential pulley. Western differential pulley को अगर हम इस फिगर में अब देखें कि ये क्या है Western differential pulley, देखिए इसमें 2 पुली हैं। एक पुली बड़े डायमीटर की है, पुली P1, जिसका डायमीटर कैपिटल D है। एक छोटी पुली है P2, जिसका डायमीटर स्मॉल d है। ये दोनों पुली एक ब्लॉक पे बंधी हुई हैं और दोनों पुली का एक्सल एक ही है, यानी दोनों पुली एक ही एक्सल पे है, यानी दोनों एक साथ घूमेंगी। उसके बाद एक ही रस्सी है जो सब पे घेरा बनाए हुए है। कैसे? लेट अस सी। हम एक जगह शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया, ऐसे आए, ये एक पुली है जो इस लोड को संभाले हुए है, लोड इसी पे लटके, तो ये एक तरह से मूवेबल पुली हो गई। ऐसे जाएगा, ये एक सिंगल पुली हो गई। रस्सी हम कहां से खींच रहे हैं? ये हमारे लिए लोड हम लगाएंगे, ये हमारा एफर्ट है, एंड दिस इज लोड। जब इसको हम खींचेंगे तो ये खींचते जाएंगे, ये रस्सी, ये वाला पार्ट जो है लूज है, ये वाला टाइट पार्ट है, ये लूज पार्ट हो जाए क्योंकि रस्सी हम खींच के छोड़ रहे हैं। ये जब खींचेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा क्योंकि ऐसे जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। अब देखिए कारण क्या है कि जब ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है तो बड़ी वाली जो पुली है ये इस लोड को ऊपर ले जा रही है। ध्यान से सोचिएगा, छोटी वाली पुली जो है ऐसे घूम रही है, इसका मतलब ये रस्सी नीचे आएगी तो ये नीचे आएगा। So the bigger pulley P1 will take this load upward while the lower pulley tries to lower it, let it down.
इसका मतलब ये कुछ ऊपर जाएगा, चूंकि बड़ी पुली है तो इसका वो ऊपर जाने का क्रम बड़ा होगा, इसके जाने का अमाउंट छोटा होगा। तो जो अंतर है दोनों का, वो अंतर ही उतना ही ये ऊपर उठेगा। इसलिए इस पुली के नाम में ये जो वर्ड लगा है डिफरेंशियल, इस नाम के पीछे का कारण यही है कि दोनों के डिफरेंस के बराबर ये ऊपर उठता है। तो ये पुली का पूरा उठने का मैकेनिज्म हो गया, किस तरह पुली ये ऊपर उठेगी। एंड इन दिस वे, अब अगर हम इसका वो देखें वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो इज 2d upon d minus d. Capital D is the diameter of a bigger pulley and small d the diameter of the smaller pulley, और दोनों का अंतर यहाँ पे नीचे आ गया, वो 2d आ गया। एफिशिएंसी अगर 1 है, हम जान रहे थे पिछले अभी हमने पढ़ा था, तो यही वैल्यू उसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है। यहाँ पे एक सीमांत स्थिति बनती है, उस पर चर्चा आवश्यक है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बड़ा हो, मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा हो, तो ये बड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़ा करने के लिए कर ये सकते हैं कि अगर किसी तरीके से d माइनस डी की जो वैल्यू है वो छोटी होती चली जाए, तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। इफ d माइनस डी इज क्लोज टू 0, देन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो विल बी एक्सट्रीमली हाई। लेकिन उसकी एक सीमा है। आप कहेंगे सर दोनों को जीरो, दोनों की वैल्यू बराबर कर दीजिए, दोनों की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसकी वैल्यू को इक्वल कर दिया तो d माइनस डी शैल बिकम 0, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो विल रेज टू इंफिनिटी, एंड दैट मीन्स द मशीन शैल नॉट सर्व एनी पर्पस। कभी कभी एक एक्सल पे दो अलग अलग पुली बांधते हैं, और कभी कभी एक ही पुली पे इस तरह भी कर देखते हैं। तो एक ही पुली पे देखिए 2 स्लॉट बना दिए, 2 ग्रुप बना दिए, ये बड़े और ये छोटे के लिए, और कभी कभी 2 अलग अलग पुली भी रखते हैं। तो जैसी डिज़ाइन होती है, मैं समझता हूँ कि आपकी मैकेनिक्स लैब में जो ये इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तो नॉर्मली इस तरह का भी देखा है और इस तरह का भी होता है। तो ये आप यही पर्पस ये सॉल्व करेगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि दोनों पुली एक ही एक्सेल पे दोनों एक साथ घूमती हैं। नाउ वी सी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। Radii of the pulley in the Western differential pulley system are this: capital D 10 centimeter, small d 9 centimeter, efficiency 80%। आपको मैंने बताया था जब भी हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे तो एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड करके तब इस्तेमाल करेंगे। फाइंड द लोड that can be lifted by the effort। 80 न्यूटन के एफर्ट से हम कितना लोड उठा सकते हैं। पहले हम निकाल लेंगे वेलोसिटी रेशियो 2d d माइनस डी, 2 10 10 9 20, ये वेलोसिटी रेशियो आ गया। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, W अपॉन P एंड वेलोसिटी रेशियो। यहां रखेंगे 0.8, W निकालना है, P की जगह पर रखेंगे 80, वेलोसिटी रेशियो 20। तो वेलोसिटी रेशियो हम 20 कर देंगे और उसके बाद हमें ये लोड की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार करके देख लेते हैं। ईटा इंटू वी आर इंटू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये सब मल्टीप्लाई होता जाएगा 0.8 20 P 80 एंड W, एंड यू गेट 1280 न्यूटन का आपका ये लोड आ जाएगा। तब आप खुद आप देखिए कि केवल आपने 80 न्यूटन का लोड एफर्ट लगाया, प्रयास आपका 80 न्यूटन का था, और 80 न्यूटन के प्रयास से आपने 1280 न्यूटन का भार उठाया। तो जब आज शुरू में कही गई थी कि दीज लोड लिफ्टिंग मशीन्स हैव फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, तो आपने देखा कि कितना अधिक इसका मैकेनिकल एडवांटेज है। वी कम टू द आवर नेक्स्ट दिस पुली, this not pulley, this is a simple screw jack।
सिंपल स्क्रू जैक जैसा मैंने आपको बताया था, इसका इस्तेमाल 4 पहिया वाहन को लिफ्ट करने के लिए होता है। तो बहुत सिंपल सा स्क्रू जैक है। ये एक बॉडी है, बॉडी में एक ये स्क्रू लगा हुआ है। ऑब्वियसली इस बॉडी के इस पार्ट पर भी यहाँ पर चूड़ी बनी होगी। ये एक स्क्रू है, स्क्रू में ऊपर यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, ये लोड है। अब ये एक हैंडल है, हैंडल की लेंथ यानी एक्सेस से जो डिस्टेंस जहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे P, ये P देखिए लगा हुआ है, P लगाएंगे, इसकी वैल्यू ये R है। यहाँ पर हम एफर्ट लगाए तो हम हैंडल से इसको ऐसे करके घुमाएंगे। हैंडल से आप इसको घुमाते जाएंगे, स्क्रू इसमें घूमता जाएगा, लोड ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पिच है P। पिच जो है जिसको हमने यहाँ पे इससे डिनोट किया है, किसी भी स्क्रू के पार्ट में, किसी भी स्क्रू के पार्ट में अगर ये इसकी पिच लाइन है तो पिच लाइन में इस पॉइंट से लेकर ऐसा ही दूसरा जो पॉइंट है, कहां मिलेगा, बगल में दूसरा पॉइंट यहां मिलेगा, यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। लेकिन पिच को समझना और आसान है। अगर हम इस पेन का ये हिस्सा पकड़ें और इसमें जो चूड़ी बनी हुई है यहाँ पर, तो जब एक चक्कर पूरा घुमाएंगे, एक चक्कर पूरा घुमाने पर इसकी जो अक्षीय विस्थापन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो दिस इज द सिंपल पिच। इसका जो वेलोसिटी रेशियो है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वेलोसिटी रेशियो इज 2 pi r upon p, where r is the length of the handle and p is the pitch। क्योंकि जब हम पूरा एक चक्कर घुमाएंगे 2 pi r, विस्थापन किसका, प्रयास का, y की वैल्यू, तब ये स्क्रू केवल पिच के बराबर ऊपर जाएगा। तो लोड कितना उठा, पिच के बराबर। सो इट इज 2 pi r upon p। और एफिशिएंसी अगर 1 है तो सेम वैल्यू हो जाएगी। r इज द लेंथ ऑफ द हैंडल एंड द p इज द पिच ऑफ द स्क्रू। अब इसका एक देखिए न्यूमेरिकल, स्क्रू जैक ऑफ पिच 1 सेंटीमीटर, तो पिच की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, एंड हैंडल लेंथ 40 सेंटीमीटर, यूज टू लिफ्ट द लोड, फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड, P इस बार पूछा है, टू लिफ्ट द लोड 4 K न्यूटन, 4 किलो यानी कि 1000 न्यूटन। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शायद पहले बताया था, पिछले लेक्चर पे बात डिस्कस हुई थी कि लोड हो या एफर्ट हो, इसको हम लोग न्यूटन में, किलोग्राम में या किलो न्यूटन में भी दिखा सकते हैं। तो ये किलो न्यूटन का एग्जांपल है, हमने उसको 1000 में चेंज कर लिया। एज्यूम 0 फ्रिक्शन, एक कंडीशन दे दी उसने कि इसको आप फ्रिक्शन को 0 मान लीजिए। अब पहले वेलोसिटी रेशियो 2 pi r upon p to 3.14 r 40 पिच 1। ध्यान ये रखिएगा, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, वैसा अनुभव है मेरा, कि ये मान लीजिए मीटर में दे देते, सपोज करिए अगर मीटर में लिखते तो क्या लिखते हैं, मीटर में इसको लिख देते 0.4 मीटर, ये सेंटीमीटर में रखते हैं। और आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ रख देंगे 0.4 और यहाँ रख देंगे 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान ये रखना है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको, कि आर की यूनिट और पिच की यूनिट दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, नहीं तो एक खाम खा आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा और नंबर आपके कम हो जाएंगे। इससे हम निकाल लेंगे वेलोसिटी रेशियो। ये एक आदर्श मशीन की स्थिति बताई गई है, क्योंकि उसने, प्रश्नकर्ता ने कह दिया है कि फ्रिक्शन आप नेग्लेक्ट मान लीजिए। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। चूंकि फ्रिक्शन नहीं है, हम इसको मानेंगे 1। ऐसे केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू के बराबर हो जाती है। निकालना हमको P है, W दिया है, तो W अपॉन P इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो P। तो P की वैल्यू हो जाएगी W अपॉन वेलोसिटी रेशियो। W की जगह हम रख देंगे दिस 4000
और वेलोसिटी रेशियो यहां से निकल कर आएगा, जो वेलोसिटी रेशियो निकल के आएगा रख देंगे, एंड वी विल अचीव आवर आंसर। तो एक बात फिर से, इस बात को हम यहां पर रिवाइज करते हैं कि आपने एफर्ट लगाया केवल ये, अब भार आपने उठाया 4000। नाउ यू सी कि 16 न्यूटन, लगभग 16 न्यूटन के प्रयास से आप 4000 न्यूटन का भार उठा रहे हैं। हाउ मच इज द मैकेनिकल एडवांटेज यू कैन से, एंड दैट इज वाई दीज मशीन्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दीज कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ लोड। नाउ वी मूव टू द आवर नेक्स्ट मशीन, दैट इज द वर्म एंड द वर्म व्हील। वर्म और वर्म व्हील में भी यहां पर एक थ्रेडेड पार्ट होता है जिसमें चूड़ी बनी होती है, जिसकी पिच यहां पर ये दिखाई गई है, दिस इज पिच। इस थ्रेड पार्ट के साथ एक व्हील कांटेक्ट में रहता है, व्हील में बने हुए दांत, टीथ बने हुए हैं। इन टीथ की भी पिच वही रहती है जो पिच ये वाली पिच, दोनों पिच सेम है, सेम पिच ही आपस में संपर्क कर सकते हैं, अलग अलग पिच आपस में संपर्क नहीं करेंगे, दांत टूट जाएंगे। ये हैंडल है, हैंडल की लेंथ R है, ये आप प्रयास यहां पर P लगा रहे हैं। बहुत सिंपल सा केस है, लेकिन एक बात यहां पे आप समझने वाली है। मान लीजिए ये व्हील जो है वर्म व्हील, जिसमें दांत बने हैं, इसमें बने हुए दांतों की संख्या T है, यानी इसमें बहुत सारे दांत हैं, उनकी संख्या हम लोग कैपिटल T मान लेते हैं। जब आप इस हैंडल को एक पूरा चक्कर लगाएंगे, ये वर्म एक राउंड घूमेगा, तो ये जो वर्म व्हील है इसका केवल एक दांत आगे शिफ्ट होगा। नोट करने वाली बात है, क्योंकि वर्म व्हील को जब एक चक्कर आप घुमाएंगे तो उसका स्क्रू पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। जब वो पिच के बराबर आगे बढ़ेगा तो ये जो वर्म व्हील है ये भी एक पिच के बराबर, यानी एक टीथ के बराबर आगे बढ़ जाएगा। फिर हमने क्या किया हुआ है कि इस वर्म व्हील पर एक ड्रम बना हुआ है, ड्रम पर एक रस्सी लपेटी है, रस्सी पर ये लोड हमने लटका रखा है, ड्रम का रेडियस दिया गया है R। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मशीन। वेलोसिटी रेशियो इज RT अपॉन R। कैपिटल R वो हैंडल का रेडियस है और लेंथ है, यू कैन से। T नंबर ऑफ टीथ, इस वर्म व्हील के दांतों की संख्या है, और स्मॉल r वो है। इसका हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सिंगल थ्रेड वर्म गियर एंड 60 टीथ, ये वैल्यू T की हो गई। वर्म व्हील डायमीटर ऑफ द हैंडल एफर्ट इज दिस, ये कैपिटल R है, एंड डायमीटर ऑफ द, नॉट कैपिटल R, ये डायमीटर है तो डायमीटर इसका आधा हो जाएगा, 25.2 इसका रेडियस हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द लोड स्मॉल r के लिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल r हो जाएगा। एंड फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन, तो वेलोसिटी रेशियो RT अपॉन R, तो R की वैल्यू हो जाएगी 25/T2 और ये 60 और ये हो जाएगा 12.5/T, ये 5 है, माफ कीजिएगा 5। तो you can get it is the velocity ratio and you see how much is the velocity ratio, बहुत बड़ी वैल्यू है। Now we see our next machine, wheel and wheel axle। व्हील एंड व्हील एक्सल में एक एक्सल है, एक्सल का डायमीटर स्मॉल d है, दोनों बेरिंग पे टिका हुआ है। इस पर एक व्हील लगा हुआ है जिसका डायमीटर कैपिटल D है। इस पर एक रस्सी लपेटी गई है, उस पर एक हम रस्सी को खींच के लोड लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। इस पर एक रस्सी लपेटी है, उस पर हम भार इसको उठाएंगे, बेरिंग पर अटैच्ड है। एंड दिस इज द वेलोसिटी रेशियो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या है? इस व्हील का डायमीटर, और स्मॉल d क्या है? इस एक्सल का डायमीटर। वेरी सिंपल, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज द व्हील एंड द एक्सल। अब इसमें डायमीटर ऑफ द व्हील एंड एक्सल, तो व्हील एंड एक्सल, व्हील का डायमीटर 30, एक्सल का डायमीटर 10। सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट 15 kg लोड बाय एफर्ट। 15 kg का हम लोड उठा रहे हैं, एफर्ट कितना लगा रहे हैं? 8 kg का। पूछ रहा है नाउ वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? d अपॉन d, दिस इज 30 अपॉन 10 एंड दिस इज 3।
एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P यानी कि 15 अपॉन 8, वेलोसिटी रेशियो 3, एंड यू विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. सिंगल परचेज विंच आर क्रैब. सिंगल परचेज विंच आर क्रैब इज द अनदर मशीन. एक एक्सल है, ये दो पिलर हैं, इन दो बेरिंग के बीच में एक्सल है, इसको हम एफर्ट एक्सल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एफर्ट का हैंडल लगा है, हैंडल की लेंथ है L, ये हम P लगा रहे हैं P. एक गियर है, छोटा गियर पिनियन, एक है बड़ा गियर पिनियन के साथ अटैच्ड है. इसके गियर के दांतों की संख्या T1, इसके गियर के दांतों की संख्या T2. यहाँ पर इसका रेडियस R है और इस पर रस्सी लपेट के हम W उठा रहे हैं. अब जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे, ये एक्सल घूमेगा तो ये गियर घूमेगा, ये जब छोटा गियर घूमेगा तो ये इस बड़े वाले गियर को घुमाएगा, जब बड़ा वाला गियर घूमेगा तो ये लोड वाला एक्सल भी घूमेगा. नाउ इस तरीके से, और इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो L T2 अपॉन R T1 होता है. L हैंडल की लेंथ, T2 इस बड़े वाले गियर का नंबर ऑफ टीथ, R इस लोड एक्सल का रेडियस, और T1 इस छोटे वाले पिनियन गियर के दांतों की संख्या. इसको विंच या क्रैब कहते हैं, और विंच तब कहते हैं जब इस मशीन को हम क्रेन पे अटैच कर दें और या किसी फाउंडेशन, रिजिड फाउंडेशन पे कर देंगे तो इसको हम लोग फिर क्रैब कहते हैं. एंड परचेज, जो वर्ड परचेज इस्तेमाल हुआ है, दिस परचेज वर्ड स्टैंड्स फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज. नाउ वी मूव टू द डबल परचेज विंच आर क्रैब. इन दोनों परचेज में बच्चों केवल एक फर्क है कि पहले वाली एक्सल वही है और ये लोड एक्सल भी वही है. इन दोनों एक्सल के बीच में एक और एक्सल आ गई, एक और एक्सल आ गई तो दो गियर और आ गए जिनके दांतों की संख्या यहां पर ये गियर N1 और गियर M2. पहला गियर ये पहले था, आखिरी गियर पहले था, यहां पे एक एक्सल और आ गया. तो पहले वाले गियर ने इस गियर के साथ संपर्क बनाया, ये जब गियर घूमा तो ये एक्सल घूमी, जब ये एक्सल घूमी तो ये गियर घूमा, इस गियर ने अंत में इस गियर को घुमा दिया. इसका साइड व्यू आप इधर से समझ सकते हैं. ये लेंथ है हैंडल की, ये एफर्ट लगा रहे हैं, लोड अल्टीमेटली हमको यहां पर उठाना है. वेलोसिटी रेशियो उस फॉर्मूले में केवल इसका अंतर यहां पर आ गया, तो एक तो हो जाएगा T2 अपॉन T1 जो पहले था, और यहां हो जाएगा T4 अपॉन T3. L एज इट इज ऊपर है और स्मॉल r एज इट इज नीचे है. सो दिस इज द डबल परचेज विंच आर क्रैब. फर्क क्या है सिंगल और डबल में? क्योंकि सिंगल में केवल दो एक्सल थे, इसमें दो के बीच में एक इंटरमीडिएट एक्सल और लगा दिया जाता है. सो विद दिस वी कंक्लूड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, दिस कंक्लूडिंग पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें 5 तरह की लोड्स लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में पढ़ा, और आई होप यू प्रॉपरली अंडरस्टूड द थिंग्स. मेरे एक सलाह आपको है, मैकेनिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, चाहे वो थ्योरी हो वो भी बिना एनालिसिस के आपके लिए मुश्किल होती है. जितने ज़्यादा आप इसकी थ्योरी को समझ के न्यूमेरिकल का जितना ज़्यादा संख्या में अभ्यास कर लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. सो आई होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू.